चलिए आज का पेपर 24/1/2023 का कराएंगे, जिसमें सीडीपी और मैथ पेडागोजी एक साथ में किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि अधिक से अधिक टैग वर्ड का यूज किया जाए। ठीक है, टैग वर्ड जो भी होगा अगर लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रथम प्रश्न है, क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है? माने कौन सा अवधि को क्रांतिक अवधि कहते हैं, बताइए। नहीं, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव क्वेश्चन है। क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है, बोले तो कौन सी अवधि क्रांतिक अवधि है? उत्तर हो जाएगा विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति। ये क्रांतिक अवधि हो जाता है जब विकास होते रहता है कि माइंड का, तो वो समय में जो परिवर्तन होता है अपरिवर्तनीय, उसके द्वारा जो क्षति उत्पन्न होता है उसी को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक अवधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, मजा आएगा आपको। प्रश्न कहता है कि विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्नलिखित में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं? कौन से दृष्टिकोण को मानते हैं ये बताना है। तो केवल तो आप नहीं मारिएगा, ये नेगेटिव है। पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। बात सही है कि आपका पालन पोषण कैसे हो रहा है ये विकास को प्रभावित करता है। विकास बोले तो क्या? माइंड का विकास। तो आपका पालन पोषण अगर सही हुआ रहेगा तो आपका माइंड का विकास ठीक ठाक होगा। एक पालन पोषण ठीक नहीं है, उसका क्या विकास होगा भाई? और यहाँ क्या बोला है? विकास हमेशा निरंतर होता है, ये भी बात सही है ना। लेकिन यहाँ बताना है नमनीयता, विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांत यही है, पालन पोषण वाला। ठीक है, चलिए सबसे बेटर आपका उत्तर बी पर जाएगा। और अगला प्रश्न ध्यान से करते चलिए, मजा आएगा आपको। बहुत मजेदार है और ट्रिक लगा करके फटाफट कर लिया जाएगा। बहुत छोटे बालक के लिए डैश समाजीकरण का प्राथमिक संस्था है, बताइए। तत्कालीन परिवार। और सेकंड पूछता तो विद्यालय ना, ये सब कुछ जानता है। अगला प्रश्न है कि पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाता है? देखिए, कभी भी अगर आप सोच रहे हैं ना, सुनिए ध्यान से, हम आपसे क्वेश्चन किए और आप सोच करके बता दिए, तो आपके माइंड से जो पैकेट निकला, सूचना का ना पैकेट निकला, तो सूचना के पैकेट को ही हम कहते हैं स्कीमा। ठीक है, यहाँ आपका उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और पियाजे ने ये वर्ड दिया था कि नहीं दिया था? लिखवाए हैं कि नहीं लिखवाए हैं? ये स्कीमा वर्ड किन का है? ये जैसा आपका है। अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं? कौन ऐसा चरण है जो दूसरे के, क्या लिखा हुआ है भाई, कहाँ गया? दूसरे के दृष्टिकोण को समझने में उसको दिक्कत हो रही है। देखिए, जीवन में या सीटेट के एग्जाम में कभी भी कोई चीज़ में अगर बच्चा को कठिनाई हो रहा है, या उसको दूरी समझ में नहीं आ रहा है, या दिशा उसको नहीं बुझा रहा है, या सजीव निर्जीव में अंतर नहीं कर पा रहा है, या दूसरे को समझ नहीं पा रहा है, अगर जिसमें लिख दिया रहेगा कि नहीं समझता है, नहीं वाला प्रश्न, वह अधिकांशतः पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जाता है। 100% इसका आंसर गलत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं 6 नंबर पर। प्रश्न है, लेई वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश का उत्पाद है। देखिए, संज्ञानात्मक विकास कहाँ होता है? तो या तो परिवार में होगा और नहीं तो विद्यालय में होगा। क्या? और परिवार विद्यालय को ही हम लोग समाज के अंतर्गत रखते हैं, तो अनुमानसिकता वर्ड गलत है। केवल वर्ड आपका तो आप मारेंगे नहीं। ठीक है, अस्मिता का निर्माण, अस्मिता गलत वर्ड होता है। आ बोले तो न, यहाँ सबसे बेटर आपका उत्तर सी पर जाएगा, सामाजिक संपर्कता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित
में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती है और उन परिप्रेक्ष्य से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता? बताइए कौन सा उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है सांस्कृतिक वर्ड, और ये सांस्कृतिक वर्ड कभी भी आता है तो आपके वाइगोस्की साहब रहते हैं, उत्तर आपका डी पर चला गया। कोई दिक्कत नहीं ना है। अगला प्रश्न तैयार है कोलवर्ग के लिए? टैग वर्ड लिखवाए थे। दंड से बचने के लिए आज्ञा का पालन किसमें जाता है? क्या मैंने कल लिखवाया, क्या हम कल बोले थे जो वीडियो देख करके लिखना है उससे टकराया कि नहीं टकराया? पूर्व परंपरागत में आता है ना दंड एवं आज्ञा पालन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? कौन सी संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? संरचनावादी अमूर्त विचारों पर आधारित पाठ तैयार करना। भाई अमूर्त पर तो करना ही नहीं है, मूर्त पर कराइए, ये गलत हो गया। अकेले हल करने के लिए बहुत सारी समस्याएं, ये बहुत सारी आ गया कहाँ से, बहुत सारी, तो सारी हटाइए उसको। अधिगम का मूल्यांकन अर्धकालीन परीक्षाओं पर आधारित, सारा गलत लिखा हुआ है, सब गलत भटा हुआ है। ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले, आपका उत्तर डी पर जाएगा। चुनौती मिलेगा तभी संरचनावाद होगा। अगला प्रश्न है कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्नलिखित में किस बुद्धि को शामिल नहीं किया है? देखिए प्राकृतिक बुद्धि, जिसको प्रकृति से लगाव हो। स्थानीय बुद्धि चित्रकारों में होता है, मूर्तिकारों में होता है ना। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि जो क्या होता है, किसी दूसरे के मन की बात जान जाए। और ये बोधन बुद्धि के बारे में गार्डनर भैया नहीं बोले हैं, आपका गलत हो गया उत्तर सी। नेगेटिव प्रश्न, नेगेटिव उत्तर सी। आइए अगला प्रश्न। अरे शायद आपका कथन कारण रखा हुआ है, हमको तो ठीक लगता है। आप लोग भी कथन कारण से प्यार करिए और तभी जाके कल्याण होने वाला है। प्रश्न है कि जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा है तो अध्यापक को उसको बोल बोल कर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना अच्छा बात है कि नहीं? अच्छा बात है, प्रोत्साहित कर रहा है शिक्षक, तो ये तो सही हो गया। कथन करना आसान होता है। तर्क कहता है कि मौखिकरण और बोल बोल कर सोचना विचारों को क्रमिकता करता है और दी गई समस्या को हल ढूंढने में मदद करता है। ये भी भाई ठीक बोला, और ऊपर भी बोल बोल के और नीचा भी बोल बोल के, है ना। ये हो गया समधी मिलाओ। दोनों बात जब सेम हो जाए तो कहते हैं समधी मिलाओ, माने दोनों व्याख्या कर रहा है एक दूसरे को। तो शादी ब्याह होगा ये दोनों में ना, उत्तर आपका हो जाएगा कौन? ए, कि दोनों सही है और आर ए की व्याख्या करता है। चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। कथन कारण से डरिए नहीं, वो आ गया मतलब एगो नंबर फ्री में। कितना लोग, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। कोई भी प्रश्न से नहीं डरिए, सीटेट तो इतना आसान मेरे लिए है और आप लोग भी अपने लिए आसान बनाइए, ठीक है। एक एक टैग वर्ड खोजना है। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए, जेंडर रूढ़िवादिता समझते हैं, भेदभाव, हाँ बहुत अच्छा। यह महत्वपूर्ण है कि क्या करिएगा हो, क्या करिएगा कि भेदभाव नहीं, हाँ ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जो उन रूढ़िवादी चुनौती दे। मतलब एक उदाहरण दीजिए, एक लड़की है, उसकी माँ ऑटो चालक है, ऑटो चलाती है, ये क्या है? चुनौती दे रहा है भाई पुरुष वर्ग को कि महिलाएं भी ऑटो चला सकता है ना। तो ऐसे उदाहरण देना है। ऐसा बहुत सारे महिलाएं हैं जो फाइटर प्लेन उड़ा रही है क्या, तो उसका उदाहरण देना है। कल्पना चावला अंतरिक्ष में गई, महिला थी ना। ये नहीं है कि पुरुष ही सब चीज उसी के लिए बना हुआ है, हम पुरुष है तो हम सब कुछ कर सकते हैं, महिला हमारा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगला प्रश्न, एक अध्यापक के तौर पर
आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्नलिखित में क्या करोगे भैया, बताइए। व्यक्तिगत विभिन्नता को अपनाना है, मतलब मेरे यहाँ आप 4 से 5 जितने भी व्यक्ति आ रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सब है इसमें, हम तो अपना रहे हैं सबको ना भाई। तो आप क्या करिएगा सबको अपनाने के लिए है? अच्छा, मिश्रित योग्यता को समूह बनाएंगे, बात सही है। पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ठीक है। अध्यापन के बाल केंद्रित तरीका तो अच्छी बात होती है, लेकिन नामकरण करना है ना, कि ऐसे कहिएगा मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा हो जाओ, हिंदू कैंडिडेट खड़ा हो जाओ, ये तो भाई नामकरण हो गया ना, ये गलत बात हो गया। आप लोगों को ऐसे चीज से दूर रखना है। उत्तर आपका बी पर। टीचर का गुण है कोई भी हो, कोई भी जाति का हो, सब कुछ समान मानना है। अगला प्रश्न, और ये प्रश्न आप लोग के सामने प्रश्न कहता है, विद्यार्थियों को समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि समालोचनात्मक माने होता है ऐसा सोच जो महिलाओं का भी हिनाई करे और पुरुषों का भी हिनाई करे, है ना। तो उस सोच को समालोचनात्मक कहेंगे, माने हम उदाहरण के तौर पर बताया है, तो कौन सा होगा 14 का बी, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। जब बच्चा सोचेगा, समय दीजिएगा, तो समालोचनात्मक बोले तो समान आलोचना करेगा। फर्स्ट में क्या गलत, टाला। बी में याद करने वाली बात। सी में क्या गलत, बचा जाए। डी में बचा जाए ना, हाँ चलिए। तो इस प्रकार के वर्ड भी गलत थे इसमें। चलिए अगला प्रश्न आप लोग के लिए आया, कहता है अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार होना चाहिए। कैसा मूल्यांकन करिएगा, रचनात्मक। और एक और मूल्यांकन में लिखवाए थे, बता दीजिए जरा। मूल्यांकन लिख करके तीर के चिन्ह दिवा के लिखवाए थे। मूल्यांकन 2 तरीका से, एक तो भाई रचनात्मक मान लिए, एक और बताए थे, उसमें था पोर्टफोलियो। क्या था, पोर्टफोलियो के द्वारा मूल्यांकन। तो आप लोग याद नहीं रखते हैं। हाँ चलिए अगला प्रश्न आपके सामने आया, विभिन्न संजातीय समूहों में संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। एक अध्यापिका को विद्यार्थियों को समान संजातीय के आधार पर वर्गीकृत करना। समान संजातीय, ये वर्ड गलत है। सबको एक समान में वर्गीकृत कर देंगे, है ना, तो ये गलत बात है। दुनिया में सबको एक समान नहीं है। ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिसमें विविधता के प्रति स्वीकृति और समान पैदा। इससे अच्छा ऑप्शन मिलेगा, बताइए। चलिए आगे बढ़िए। अगला प्रश्न आपके लिए आया, और पूरे ध्यान से करना है। आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजे और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूप द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रही है। इसको सीधा बोलना चाहिए कि आपका स्कूल सुधार कर रही है। बहुत सारा चीज इसमें बोल दिया है। ऐसा करके स्कूल को क्या प्रोत्साहित कर रहा है भाई, हाँ, सब चीज को क्या कर रहा है, समावेशन कर रहा है। समावेशन मारिएगा, कहीं कहीं देखिए समानता भी लिखता है और समावेशन भी लिखता है, तो हम समावेशन वाला मारेंगे, सही, ठीक है। अगला है कि तीक्ष्ण दृष्टि होता है वैसा दृष्टि जिसको थोड़ा थोड़ा दिखाई दे। जूझते विद्यार्थियों के समायोजन हेतु एक अध्यापक को क्या देना से बचना चाहिए। जो बच्चा कम देख पा रहा है तो उसको क्या से चीज से बचना है, दृश्य अवस्थित नोट्स से बचना है, क्योंकि वो देख नहीं पा रहा है ना, तो नोट्स से बचिए, ठीक है। उत्तर आपका ए पर जाएगा। अगला प्रश्न कहता है
कि अवधान न्यूनता अति क्रियाशीलता विकार, जानते हैं क्या होता है? माने जिसका ध्यान एक जगह नहीं टिकता है और किसी बच्चा को मार दे, पीट दे, दांते काट ले, है ना, उसको कहते हैं अति सक्रियता विकार। जुझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है भाई? 19 का बताए। उन्हें किसी एक कार्य को लंबे समय तक एकाग्र रहने में अक्सर मुश्किलें होती है, ये तो बात सही है। वे अक्सर कुलबुलाते रहते हैं, बात सही है। ये बच्चा जो सक्रिय रहता है वो कुलबुलाते रहता है और बेचैन दिखता है। वे किसी भी काम पर काम करते हुए आसानी से विचलित हो जाता है, यह भी बात सही है। तो गलत क्या है? उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान होती है, ये गलत बात है। माने उसका अवधान बोले जो है ध्यान जो है स्थिर नहीं रहता है, उसका ध्यान भटकते रहता है आत्मा की तरह। ठीक है, उत्तर आपका चला जाएगा डी पर। अगला प्रश्न, एक स्कूल में प्रतिभावान विद्यार्थियों को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणियां में पदोन्नत किया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? प्रतिभावान विद्यार्थी वही होता है जो कोई भी काम को क्विक कर ले, और क्विक काम को कहते हैं एक्सलेट करना, त्वरण। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको क्या करना? त्वरण। अगला है कि अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को डैश से अधिक अवसर मिले। कैसा होना चाहिए भाई जिसमें बच्चों को ज्यादा अवसर मिलेगा? हाँ, प्रतिस्पर्धा वर्ड नेगेटिव है, रट्टा याद करने वाली बात गलत है, निष्क्रिय गलत है, उत्तर मारेंगे बी पर। अगला है विद्यार्थियों को डैश बनने के लिए सुसाधित करना चाहिए। कैसा बनाइएगा विद्यार्थी को? अपना स्वतंत्र विचारक बनाइए, किसी पर आश्रित नहीं बनाइए, निष्क्रिय नहीं बनाइए। उच्च श्रेणी आपका गलत है, प्रतिद्वंद्वता वर्ड नेगेटिव वर्ड है। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, और ये कथन करना आ गया, 1 नंबर फ्री में उठाइए। कहता है शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक संस्कारिक परिवेश से जुड़ी वस्तुओं को सीखने में सक्षम है। बात सही नहीं? सांस्कृतिक परिवेश से जुड़ा जितना भी विषय है सीखने में सक्षम था कि नहीं हमारा पूर्वज? था। तर्क कहता है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालय को अमूर्त विषय और वस्तुओं को पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। देखिए, किताबी ज्ञान और अमूर्त चीज पर जोर देने के लिए बात कर रहा है, ये गलत बात है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही? ए सही जा रहा है, और आर जो है वो क्या है? गलत है। उत्तर आपका सी पर चला गया। चलिए अगला प्रश्न, अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब क्या हो भाई? जब विषय वस्तु जटिल होगा। तो कैसे प्रभावित होगा भाई? गलत हो गया। अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो। अध्यापक वाला क्या मतलब है भाई? अधिगम कौन? गलत हो गया। परीक्षा वाला गलत हो गया। अधिगम का स्वाभाविक प्रयोगात्मक, मतलब अधिगम तब प्रभावशाली होता है, माने आप तब अच्छा सीख पाते हैं जब कोई चीज को प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिकल करेंगे, वो ज्यादा दिन तक टिकाऊ होता है प्रयोग वाला। उत्तर आपका कौन जाएगा? डी पर जाएगा। अगला प्रश्न है, रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्याओं से मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत कर रही है। मैंने उसके पास एक समस्या आया, ठीक है, नया, और कौन है कथी कि समस्या जो है पहले एक बड़ा हुआ था, इसे वैसे ही समस्या हो रहा है। तो निम्नलिखित में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? अनुरूपक समस्या समाधान, है ना। लेकिन हाँ, अनुरूपक ठीक ठाक है। हम बताते हैं आपको, फिर से सुनिए। आप
आपके जीवन में एक प्रॉब्लम आया, ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप सोल्व कर लिए, कोई एक तरीका था, उस तरीका से सोल्व कर लिए। फिर एक और प्रॉब्लम आया, जिस तरीका से इसको सोल्व किए थे उसी तरीका से नया प्रॉब्लम को भी सोल्व कर रहे हैं। मतलब क्या हुआ, ये उसी के अनुरूप हुआ ना, तो उसको कहते हैं अनुरूपक सोच। माने जो सोच क्या हो, एक जैसा हो, उसको कहते हैं अनुरूपक सोच। चलिए आइए कथन कारण पढ़ाइए। कहता है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। आप टीचर है तो त्रुटि पर ध्यान दीजिएगा ना भाई, अगर कोई नहीं करिए तो हटाइए इसको। अच्छा, अभी तक जितना कथन कारण मैं कराया हूँ, क्या आपको खराब लगा है? देख के थोड़ा सा लगता है कि अरे इतना बड़का प्रश्न आ गया बिना काम के, माथा खराब करने। लेकिन भाई फ्री में नंबर उठाने वाला बात है। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता है, योग्य काम से सीखने का ही ना भाग है त्रुटि। चलिए आपका दोनों गलत हो गया, आप डी पर मार दीजिए। अब सारे यूट्यूबर जो लोग बताते हैं कि ये मार देना है, वो लोग फेल हो गए। अच्छा, सारे यूट्यूबर लोग बोलते क्या है, मजबूरी में बोलते हैं कि अगर नहीं आ रहा है तो ये मार दो, क्या आ रहा है तो समझ के मारो। चलिए अगला प्रश्न पढ़ाते हैं। विद्यालय को छोड़ दिया, इतने पर बोल के छोड़ दिया, क्या करना चाहिए? अच्छा वाला मार दीजिए देख करके। विद्यालय को आप फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या गलत देख लिए? पुनरुत्पादित और अनदेखा वर्ड, बहुत अच्छा वर्ड खोजे हैं, नेगेटिव वर्ड है। और इसमें भी अनदेखा कर देना चाहिए, गलत हो गया। इसमें भी अनदेखा है ना, आका डीओ में अनदेखा है का। विद्यार्थियों के भावात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना और नए ज्ञान निर्माण पर ध्यान देना, बहुत अच्छी बात है। उत्तर आपका डी पर। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न कहता है कि अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता? योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? एकल एवं सत्व दृष्टिकोण, है ना। मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता, एकल और सत्व दृष्टिकोण जिसका होगा, है ना, उसको मेहनत करके आप नहीं बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा कौन ऐसा दृष्टिकोण है जिसमें मेहनत करने के बाद भी उसको आप बढ़ा नहीं सकते हैं, तो होगा एकल एवं सत्व सोच। बाकी में बाधित नेगेटिव है, प्रवीण उन्मुखी, प्रवीण वाले वर्ड नेगेटिव होते हैं। आशावादी अच्छा नहीं जा रहा है, सबसे बेटर आपका ए पर जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि, क्या महत्वपूर्ण है भाई, जिसमें सहायक वातावरण उत्पन्न हो जाएगा। सहायक माने सहायता करने वाली बात कर रहा है। तो फर्स्ट में अनदेखा आ गया, खूब आ रहा है अनदेखा हो, इसको हटाइए। बी में क्या कहता है, विभिन्न हिस्सेदारी जैसे माता पिता अध्यापक विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण। अब भाई संप्रेषण कराएंगे माता पिता अध्यापक साथी, उसमें क्या होगा, सहायता होगा कि नहीं होगा? तो क्वेश्चन सहायता वाली पूछ रहा है तो सहायता वाला ऑप्शन मिल ही गया। और सी में आपका सख्त एवं कठोर, डी में आपका मानकीकृत पाठ्यक्रम, ठीक है। तो आपका सबसे बेटर उत्तर बी। अगला प्रश्न है सीडीपी का, उसके बाद हम लोग आएंगे मैथ पेडागोजी, 46 नंबर से करेंगे केवल पेडागोजी, 15 प्रश्न इसी में कर लेंगे साथ में। निम्नलिखित में कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता है? नेगेटिव पूछा, तो कौन सहयोग नहीं कर रहा है? ऑप्शन आपका हो जाएगा मानकीकृत। कभी भी हम नहीं मारेंगे, नेगेटिव वर्ड होता है तो हम लोग इसी को कर दिए।
चलिए अगला प्रश्न है मैथ पेडागोजी का। और एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केगी और कौन सी वस्तु सरकेगी। निम्नलिखित में कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है। फर्स्ट बोला वस्तुओं को 2 समूहों में वर्गीकृत करना, क्या ये उद्देश्य है? ये तो ठीक है, नेगेटिव खोजना है। लुढ़केगी और सरकने की अवधारणा को समझाना तो ठीक ठाक है। 3D के गुण के बारे में चर्चा, ये भी ठीक है, क्योंकि लुढ़कने वाला कोई भी चीज होगा 3D होगा, 2D नहीं होगा। 3D में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब हो। और डी है कि अनुशासन है, वो तो आप लोग पहले ही मार दिए हुए इसको। नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव क्वेश्चन, नेगेटिव वर्ड, डी पर चला गया। अगला प्रश्न है, कहता है बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला? बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला है? तो आपका यशपाल समिति, इसको याद करना पड़ेगा। बोझ रहित अधिगम लिख करके आप तीर के चिन्ह दे करके नोट कर लीजिए। यशपाल समिति 1993 बोझ रहित अधिगम, ये तो रटना पड़ जाएगा आपको। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा के गणित में टाइल पैटर्न, उसको बोलते हैं टेसिलेशन। टेसिलेशन की और गतिविधियां को सम्मिलित करने की क्या प्रासंगिकता है? बताएं बताएं क्या होगा? टेसिलेशन को क्यों शामिल किया गया है? देखिए यह मनोरंजन करता है और व्यस्त रखता है। ठीक है, डायरेक्ट उत्तर पाते हैं तो समझ में आएगा। एक अधिगमकर्ताओं में समतल पृष्ठ के क्षेत्रफल की अवधारणा समझने में मदद करना, ठीक है, उसको कहेंगे टेसिलेशन। देखिए आप थोड़ा सा समझ लीजिए इस प्रश्न को, ताकि आपके एग्जाम में आए तो आप गलतियां नहीं करें। कभी भी पैटर्न की बात करेगा, टाइलिंग की बात करेगा या टेसिलेशन की बात करेगा तो उसमें क्षेत्रफल की बात जरूर आएगा। और कैसा क्षेत्रफल? तो समतल पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा। तो आप लोग पैटर्न, टाइल पैटर्न, टाइलिंग या टेसिलेशन लिख करके तीर के चिन्ह दे करके लिख लीजिएगा समतल पृष्ठ क्षेत्रफल। डायरेक्ट कीवर्ड यही याद रखिए ताकि जीवन में कभी आप गलतियां नहीं करें। चलिए अगला प्रश्न, वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे? वैन हीले के बारे में बोला जा रहा है कि कौन ऐसा बच्चा होगा जो नियमित चतुर्भुज को पहचान सकता है। तो याद रखिएगा वैन हीले साहब बोले थे कि ज्यामिति की पहचान करना शुरू कर देता है किस स्तर में? कौन सा स्तर? तो अनौपचारिक निगमन के अंतर। चलिए आपका उत्तर हो जाएगा जिसमें बच्चा चतुर्भुज को पहचान लेगा, ठीक है, ज्यामितीय चिंतन के अनुसार उसमें संबंध बना लेगा, उसको कहते हैं अनौपचारिक निगमन। और संबंध बनाना इसी के अंतर्गत आता है। उत्तर हो जाएगा आपका सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित परिचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया है? किस पर सबसे अधिक बल दिया गया है? देखिए गणित में कभी भी जिज्ञासा पर बल दिया जाएगा, रुचि पर बल दिया जाएगा। ऐसे ऐसे वर्ड कभी छोड़ेगा आदमी, कोई नहीं छोड़ के आएगा ऐसा ऐसा वर्ड। बाकी आपका वर्ड ठीक ठाक नहीं है। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। मान लीजिए आप ही हैं, गणित का अच्छा टीचर बनना चाहते हैं। एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? सी, अवधारणात्मक ज्ञान और गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता। ये ठीक ठाक है, क्योंकि गणित को अगर वास्तविक जीवन से जोड़ के पढ़ाइएगा तो बच्चा जल्दी से समझता है। उत्तर आपका सी हो गया। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में कौन सा कलन विधि के लिए सही है? ये तो भाई कूट होगा शायद। चलिए प्रश्न है, ये कूट वाला है, कलन विधि के बारे में सही कौन सा है? तो फर्स्ट बोला कि कलन विधि हाल ही में कंप्यूटर के विकास के बाद विकसित किया गया। भाई कलन विधि बहुत पहले से चलती आ रही है। आई बोल रहा है 1995 के बाद विकसित हुआ। 1995 में आपका आया है ना, नेटवर्क जो है ना, इंटरनेट 1995 से शुरू है। ये गलत हो गया। इसमें तार्किक क्रम से निर्देश के चरण दर चरण, देखिए चरण दर चरण की बात जैसे ही किया तो कलन विधि होता है, ये सही है। और जब हम कलन विधि का उपयोग करते हैं तो हम समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं। देखिए कलन विधि में दो ट्रिक, एक ट्रिक क्या है तो चरण दर चरण, दूसरा का जब छोटे छोटे टुकड़ा में करके पढ़ाना। उत्तर आपका बी और सी जो ऑप्शन में मिले वो मारिए। सीओ है का, डीओ है का? निर्देश की असंख्य अनुक्रम, असंख्य वर्ड नेगेटिव है, बी और सी केवल सही जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है? भय को बढ़ाने में, माने जो भय नहीं बढ़ा रहा है, कौन नहीं करता योगदान, बताए? प्रशिक्षण प्रणाली। देखिए परीक्षा लेंगे तो भय तो होगा, गणित की अमूर्त जब पढ़ाएंगे तो भय होगा, मूर्त जरूरी है। जेंडर संबंधित विशिष्ट क्षमताएं, ये भय इसमें है हो नहीं है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है। मानक प्रक्रियाओं पर बल देंगे, इसमें भय है, तो नेगेटिव कौन था? जेंडर वाला, है ना। गणित में जेंडर से कोई मतलब नहीं है और जेंडर से भय पैदा नहीं होता है। आप लड़कियां हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गणित बनाना नहीं जानते हैं, ठीक है। उत्तर आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, निपुण भारत के बारे में जान लीजिए। निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चे के लिए निम्नलिखित में कौन से महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है? निपुण भारत के तहत देखिए अवलोकन चलता है, तर्क चलता है, दृश्यकरण चलता है, संप्रेषण चलता है, अमूर्त नहीं चलेगा, ये मूर्त चलेगा, ठीक है। हाँ नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि संख्या बोध के विकास के लिए सबटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू पक्ष है। सबटाइजेशन का अर्थ क्या होता है बताइए? नहीं, सबटाइजेशन का मतलब होता है समानता शीघ्रता से देखकर एक समुच में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना। माने जोड़ा में कोई वस्तु का संख्या ज्ञात करेंगे उसको सबटाइजेशन कहते हैं। जैसे हम पूछेंगे कि मनुष्य में कितना जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है, तो 23 जोड़ा गुणसूत्र पाया जाता है। कितना जोड़ा? 23 जोड़ा। तो जो भी चीज जोड़ा में बताया जाए उसमें क्या होगा? सबटाइजेशन। अगर आप इसका कीवर्ड तैयार करना चाहते हैं तो सबटाइजेशन लिख करके जोड़ा में लिख लीजिए, सबटाइजेशन लिख करके समुच्च या जोड़ा में लिख लीजिए, समुच्च लिख लीजिएगा। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में कौन सा गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? नेगेटिव पूछा, कौन सा उद्देश्य नहीं है? याद रखिएगा, बच्चे को घर पर उनके खाली समय का उपयोग करना ये परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है। खाली समय में बच्चा खेलेगा, ठीक है, ये नहीं खाली समय है तो बैठा करके उसको कोई काम दे दिए, ये गलत बात है। बच्चों को खेलने का भी समय चाहिए। उत्तर आपका सी होगा। अगला है कि प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि क्यों बल दिया जाना चाहिए? क्योंकि ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करता है। देखिए पूर्व अनुमान लगाने के लिए कहेंगे अनुमान लगाइए कि कितना क्षेत्रफल है,
इससे क्या होगा, विवेचन कौशल आपका बढ़ेगा, है ना। सबसे मजेदार आपका हो जाएगा ए, अगर आप इसका कीवर्ड निकालना चाहेंगे, हम कैसे निकालते हैं कीवर्ड, अगर पूर्वानुमान की बात किया तो विवेचन कौशल उससे बढ़ेगा, ये आपका कीवर्ड बन गया। अगला प्रश्न सुनिएगा, निम्नलिखित में कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकल्पनीय कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है, माने अभिकल्पनीय चिंतन के बारे में कौन सा सही नहीं है। देखिए, अभिकल्पनीय चिंतन गणित घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है। नेगेटिव हो गया, नेगेटिव बोल दिया भाई, ये आपका उत्तर यही हो गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निर्देश के दौरान अधिगम के प्रति आंकड़ों के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में किस आकलन विधि का उपयोग किया जाता है। आंकड़ा के लिए क्या किया जाएगा, क्या होगा, रचनात्मक। बाकी तो आपका नेगेटिव वर्ड योगात्मक नेगेटिव होता है और निगमनात्मक तो ठीक ठाक है। आंकड़ा के लिए गणित शिक्षक निम्नलिखित में आकलन विधि का उपयोग करता है, तो आंकड़ा के लिए कौन सा आकलन विधि होता है, तो रचनात्मक आकलन। ठीक है, तो इसका एक और नया आंकड़ा के लिए बना है कीवर्ड कि आंकड़ा की बात करेगा तो आंकड़ा के अनुसार कोई भी बच्चा से काम करवाया जा रहा है तो कौन सा आकलन, रचनात्मक आकलन। हम आपको कहेंगे कि आपके गांव में किस जाति के लोग सबसे ज़्यादा है, आंकड़ा इकट्ठा करके आइए, तो कैसा आकलन करके आइएगा, रचनात्मक करिएगा ताकि छूटे नहीं। उत्तर आपका बी पर चला गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है कि जब कक्षा 5 के विद्यार्थी दो भिन्न दिया गया उसको जोड़ने के लिए, देखिए आपका बचवा क्या कर दिया है, नीचे 4 5 का लघुत्तम लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितना होता है लघुत्तम, 4 5 का लघुत्तम 20, आई लड़का 4 5 को जोड़ दिया है, मतलब इसको लघुत्तम नहीं आ रहा है, मतलब इसको बाटा का जोड़ भी नहीं आता होगा। जब इसको लघुत्तम नहीं आएगा तो बाटा का जोड़ आएगा, नहीं आएगा, और जब बाटा का जोड़ नहीं आएगा उसको क्या कहते हैं, भिन्न। क्या कहते हैं इसको, भिन्न कहते हैं ना भाई। तो भिन्न पढ़ाने के लिए क्या जरूरी है, देखिए लिखा है त्रुटि सुधारने के लिए गणित के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी को किस प्रकार समर्थन करेंगे। कभी भी भिन्न पढ़ाना है, कभी भी भिन्न की बात करेगा कट आउट जाएगा आंसर में, कट आउट। और एक और जाता है छर, क्रायोजेनिक छर या कट आउट, भिन्न पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो लिखा हुआ है कि भिन्न को कागज के वृत्ताकार कट आउट द्वारा दर्शाकर यह समझाना कि उसने कैसे जोड़ा जाता है। ठीक है, उसे कैसे जोड़ा जाता है, कट आउट आएगा तो भिन्न के बारे में जाएगा। टैग वर्ड लिख लीजिए, भिन्न लिख करके तीर के चिन्ह लिखिए और लिखिए कट आउट या क्रायोजेनिक छर। और ये आज का पेपर क्या तारीख का था, 24 तारीख का पेपर था, तो काफ़ी अच्छा बीता सीडीपी और मैथ। आप सभी इसका लाइव देख लीजिएगा 7 बजे, मन करे देखिए, नहीं मन करे किसी ऐसे व्यक्ति पर शेयर कर दीजिए जो देखने लायक हो। ऐसे ग्रुप में आप लोग जुड़े होइएगा, है ना, उसमें शेयर कर दीजिए, तो देख लीजिएगा आप सभी।